नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन वॉर के बीच इधर चीन भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है परमाणु बम को बुलेट ट्रेन पर चढ़ाने की। जी हां, चीन हाई स्पीड से चलती ट्रेन से परमाणु बम चलाने का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेनों पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। इन मिसाइलों में भरा होगा खतरनाक खौफनाक परमाणु बम और बारूद जो 24 घंटे तबाही के लिए तैयार रहेंगे। चीन में तैयार हुई परमाणु तबाही वाली कयामत एक्सप्रेस कितनी ज्यादा खतरनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी। परमाणु बम का एक धमाका होगा। धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना तो वहां की धरती रहने लायक बचेगी, ना ही आकाश अनंत होगा। वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आसमान में एटम बम का ऐसा गुबार छाएगा जिसकी कल्पना मात्र से पूरी दुनिया खौफ खाती है। आसपास के इलाके में रेडिएशन का ऐसा जानलेवा तूफान आएगा जिससे आने वाली नस्लें भी सही सलामत नहीं बचेगी। 3, 2, 1, दुनिया में कयामत लाने वाले ऐसे परमाणु बम अभी तक मिसाइल से छोड़े जाते थे, न्यूक्लियर बॉम्बर से गिराया जा सकता था, समंदर में युद्धपोत या फिर पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब चीन ऐसे महाविनाशक बम को अपने हाई स्पीड ट्रेन से भी किसी दुश्मन देश में गिराने की तैयारी में लगा है। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल बाहर निकलेगी और चंद सेकंड में वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए दौड़ पड़ेगी, वो भी जानलेवा रफ्तार के साथ। चीन की ऐसी ट्रेन को डूम्सडे एक्सप्रेस यानी कयामत एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। एटम बम का ऐसा इस्तेमाल न पहले कभी हुआ, न कोई करना चाहेगा। लेकिन जिनपिंग की प्लानिंग का ये अहम हिस्सा है, वो हिस्सा जिसकी वजह से चीन को दुनिया का परमाणु जखीरे वाले भंडार के तौर पर तब्दील कर देगा। बेहद खुफिया रहस्य की तरह छिपा हुआ दुश्मन पर परमाणु बम गिराने वाला यह चीन का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है। हमारे पड़ोसी मुल्क में शी जिनपिंग के ऑर्डर पर इसका काम फुल स्पीड से जारी है। इस खतरनाक प्लान के साथ ही चीन अपने देश के किसी भी हिस्से से परमाणु बम से अटैक करने की क्षमता हासिल करने में लगा हुआ है। जिनपिंग ने इस प्लान के तहत दुनिया में ऐसी तबाही लाने का मंसूबा पाल रखा है जिसका कोई और छोर नहीं होगा, जिसका कहर आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जानना चाहते हैं आखिर कैसे? तो सुनिए। चीन हाई स्पीड ट्रेन से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को हासिल करने में लगा है। हाई स्पीड ट्रेन की मदद से चीन अपने परमाणु हथियारों को देश के किसी भी हिस्से में रख सकेगा। हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए न्यूक्लियर हथियारों को चीन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ चीन के किसी भी इलाके में एटम बम को लॉन्च किया जा सकेगा। चीन के इस सीक्रेट प्लान को अगर दूसरी भाषा में कहें तो चीन ने कयामत की ट्रेन तैयार कर ली है। यानी जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन की भिड़ंत में उलझी हुई है, उस वक्त पुतिन के पड़ोसी उसके दगाबाज दोस्त ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाने का काम किया है। चीन की हाई स्पीड ट्रेनों में यात्रियों की जगह अब परमाणु हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चीन जहां चाहेगा जब चाहेगा एटम बम दाग सकेगा। ये कैसे होगा, अब इसे भी समझ लीजिए। चीन की कयामत एक्सप्रेस में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट की जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजिंग से जिनपिंग के कमांडर इन चीफ को डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है।
बुलेट ट्रेन दौड़ती जाएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से नेस्तनाबूद होते जाएंगे। दावा है कि चीन अपनी हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका के साथ साथ यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइल से लैस ट्रेन चीन के विशाल इलाके में घूमती रहेगी, जिसके चलते दुश्मन को उसे ट्रैक करना और नष्ट करना करीब करीब नामुमकिन होगा। चीन हाई स्पीड ट्रेन पर जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को तैनात कर रहा है उसका नाम है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये 80 फीट लंबी है, वजन करीब 80 टन है। ये मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए एक साथ 10 परमाणु हथियारों से अटैक किया जा सकता है। चीन के रेल आधारित परमाणु बमों के रिसर्च प्रमुख यिन जिहोंग के मुताबिक आधुनिक मिसाइलें बोगी के अंदर फिट हो जाती हैं, लेकिन जब ये दागी जाती है तो इतना थ्रस्ट पैदा होता है कि इसका वजन ट्रेन के अधिकतम लोड क्षमता से 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। मॉडिफाइड ट्रेन लॉन्च के दौरान टिक सकती है, लेकिन फायरिंग के दौरान दबाव का असर ट्रैक और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। इससे उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। एक ICBM मिसाइल से इतनी ज्यादा ताकत निकलती है कि जो जमीन में 8 मीटर तक घुस सकती है। चीन के नए परीक्षण में ये समस्या भी हल हो गई है। नतीजा ये है कि चीन अब हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम वाली मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो गया है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि DF-41 मिसाइल 80 फीट लंबी और 6.5 फीट चौड़ी है। वहीं चीन की सभी हाई स्पीड ट्रेन करीब 88 मीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी होती हैं, जिसमें DF-41 मिसाइलों को आसानी से फिट किया जा सकता है। हालांकि चीन के मोबाइल वर्जन वाला परमाणु बम प्लान नया नहीं है। चीन इसकी तैयारी सालों से कर रहा है। माना जाता है कि चीन परमाणु बमों की सिर्फ तादाद बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तरीके से सुरक्षित रखने की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चीन ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन क्यों बनाई? ट्रेन के जरिए न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट और लॉन्च करने के पीछे चीन का मकसद क्या है? इसका जवाब है चीन के गुप्त परमाणु ठिकाने, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को 7 सालों में बंद रखता है। वो इलाका चीन के शानडोंग प्रांत में पड़ता है। तबाही का ये सारा सामान चीन के क्विंजो शहर से दक्षिण में पहाड़ की तलहटी में छिपा कर रखा गया है। चीन ने अब हवा और जमीन से लेकर समंदर की अतल गहराई से भी न्यूक्लियर बम फोड़ने का दम हासिल कर रखा है। लेकिन अब चीन का फुल फोकस हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम लॉन्च करने की क्षमता हासिल करने पर है। चीन ने इससे पहले दिसंबर 2016 में अपनी DF-41 ICBM मिसाइल के रेल मोबाइल वर्जन का सफल परीक्षण किया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। यानी एक तो रडार को मात देने वाली चीनी मिसाइल जिसमें एटम बम लोड होता है, और दूसरी चलती फिरती ट्रेन
मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ अचूक निशाना। इतना ही नहीं, रेल के जरिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बदला जा सकता है। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार हैं जो धरती का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यानी चीन की चाहत है कि वो दुनिया का चौधरी होने का खिताब पाए। उसे अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए अब चालबाजियां तो करनी ही होगी। जिनपिंग जब से सत्ता में आए हैं यही कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल वर्जन वाले परमाणु बम छोड़ने की तकनीक कोई नई नहीं है। चीन इसमें आज लीड करना चाहता है, लेकिन रूस ने इस तरह का वर्जन बहुत पहले तैयार कर लिया था। अस्सी के दशक में रूस ने सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेन की बोगियों में रखने लायक बनाया। इसके लिए रूस ने RT-23 मोलोडेट्स मिसाइल को उसके मुताबिक बनाया। ये मिसाइल 2 से 4 मीटर लंबी होती है, 6800 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 550 किलोटन न्यूक्लियर वायर हेड लेकर फायर होती है। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फार्मूला है, जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। चीन इसी ओर काम कर रहा है और हाई स्पीड ट्रेन में परमाणु हथियार रखने का प्लान चीन की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन की न्यूक्लियर वाली बुलेट ट्रेन अभी पटरी पर आने वाली है, लेकिन इधर यूक्रेन की राजधानी कीव फिर से दहल रही है। रूसी मिसाइलों ने शहर में कोहराम मचा दिया है। डॉनबास में हमला करते करते अचानक रूसी मिसाइलों ने कीव को निशाना बनाना फिर शुरू कर दिया। डॉनबास को यूक्रेन का दिल कहा जाता है और कैपिटल को कीव यूक्रेन का दिमाग कहा जाता है। मतलब जेलेंस्की के दिलो दिमाग पर अटैक के लिए व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल कॉल ले ली है। कब्जे के बिना यूक्रेन पर पुतिन के विजय की कहानी अधूरी है। लिहाजा महीने भर बाद कीव आज फिर दहल उठा। कीव में एक के बाद एक 4 धमाके की आवाज सुनी गई। इन धमाकों के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। रूसी मिसाइल अटैक से कैपिटल कीव में कोहराम मच गया। ये सुबह सुबह 4 धमाके यहाँ पर सुने गए हैं। जंग की शुरुआत में कीव टारगेट थी, लेकिन उसके बाद रूसी फौज यूक्रेन के दक्षिण फतह पर निकल गई थी और फिर दोबारा करीब महीने भर बाद कीव निशाने पर है।
कीव में फिर से एक बार कीव दहल उठा है। सुबह एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई है, रॉकेट देखे गए थे कीव के इस इलाके में। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी है। बताया जा रहा है कि जो ये धमाके थे सुबह 9 बजे के आसपास इस इलाके में गिरे हैं। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है या फिर कमर्शियल इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खारकस्की इलाका ये कहा जाता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी धुआं उठ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कीव का किला गिराने के लिए रूसी सेना कीव पर फिर से हमला करेगी या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन कीव फिर से खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हो गया है। Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави, зокрема у Києві. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. До 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. लेकिन कीव का अटैक तो मामूली है। उस अटैक के सामने जो यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में रूसी फौज कर रही है। डॉनबास में भीषण युद्ध छिड़ा है। पुतिन ने फाइनल कॉल ले लिया है। अब तक 20% यूक्रेन पर तो कब्जा हो ही चुका है। पूर्वी इलाके यानी डॉनबास पर रूस का कब्जा होते ही युद्ध वॉर बुक का सबसे बड़ा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लिहाजा रूसी सेना ने उत्तर और पूर्व से आगे बढ़ते हुए लुहांस्क में यूक्रेन नियंत्रित शहरों पर हमला किया है। सेवरोडोनेत्स्क के उत्तर पश्चिम में क्रेमिना पर कब्जा कर लिया है और रुवीजने, पोपासना, लिसिचांस्क सहित शहरों पर बमबारी कर रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने जवाब देने के विकल्प धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वैसे भी डॉनबास में यूक्रेन के सैनिकों की संख्या काफी कम है और पुतिन की सेना को पता है कि यहाँ 8 साल पहले से अलगाववादी समूह फुल ऑन एक्टिव हैं। У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всехсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще у середу від російського обстрілу загинули 3 монахів лаври. Богослужіння змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії і прильоти російських снарядів у лаврі постійні. अब उस सवाल पर आते हैं कि पुतिन की नजर अब डॉनबास रीजन पर क्यों जम गई है। क्यों पुतिन चाहते हैं कि डॉनबास जल्दी से जल्दी रूस के कब्जे में हो। इसे समझने के लिए आपको डॉनबास रीजन की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी समझनी होगी, क्योंकि कीव अगर यूक्रेन का दिमाग है तो डॉनबास यूक्रेन का दिल है। शायद यही वजह है कि रूसी सेना अब दिमाग यानी कीव और दिल यानी डॉनबास पर एक साथ अटैक कर रही है। असल में पुतिन की नजर डॉनबास पर है तो इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, डॉनबास औद्योगिक रूप से बहुत विकसित क्षेत्र है। दूसरी वजह, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी डॉनबास क्षेत्र की है। तीसरी वजह, डॉनबास में कोयले का विशाल भंडार है। चौथी वजह, अनुमान है कि यहाँ 10 बिलियन टन कोयले का भंडार है। पांचवी वजह, पूरे यूरोप में चौथे नंबर का कोयला भंडार यही है।
छठी वजह, डॉनबास के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, मतलब रूस को समर्थन मिलता है। सातवीं वजह को आपको पूर्वी यूक्रेन के भूगोल के जरिए समझना होगा। डॉनबास रीजन लुहांस्क और डोनेस्क के दो छोटे इलाकों से मिलकर बना है। लुहांस्क का बड़ा हिस्सा रूस की सीमा से मिलता है। डोनेस्क के एक तरफ रूस है तो दूसरी ओर अज़ोव सी है। डॉनबास के दक्षिण में यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जिस पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. Посилив угруповання за рахунок мобілізаційного ресурсу 2-го армійського корпусу. У місті тривають бої. युद्ध से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास के दोनों क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। अगर रूस दोनों बड़े क्षेत्रों को जीत लेता है तो ये पुतिन के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। रूस के लिए अगला कदम तब डॉनबास को खुद में शामिल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्राइमिया के साथ 2014 में एक जनमत संग्रह के बाद किया था। यही वजह है कि 100 दिनों से ज्यादा से जारी युद्ध में अब तक रूसी सेना ने इस कदर भारी बमबारी नहीं की थी जैसा यूक्रेन का डॉनबास इलाके पर कब्जे के लिए कर रही है। कहा जा रहा है कि महायुद्ध में अब तक सबसे भीषण युद्ध डॉनबास में चल रहा है। Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управления огнем 155 мм гаубиц М777. Также в районе Дачной Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. रूसी फौज फुल एक्शन में है तो ज़ेलेंस्की भी दावा कर रहे हैं कि सेवेरोडोनेस्क में जंग के दौरान यूक्रेनी जवानों ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन के हमले में रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। हालांकि युद्ध भूमि से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करती कि यूक्रेन रूस को पीछे धकेल रहा है, लेकिन युद्ध में इस तरह की बयानबाजी युद्ध नीति के तहत आती है। डॉनबास का बहुत बड़ा क्षेत्र रूस की सीमा से लगा है। रूस की सेना ने यहां पर रेलवे नेटवर्क लाइन को काट दिया है ताकि यूक्रेनी सेना इसका फायदा ना उठा सके। दक्षिण पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में तेज हमले पुतिन की कैलकुलेटेड वॉर पॉलिसी का हिस्सा लगते हैं, क्योंकि डॉनबास पर कब्जे के बाद अपने बंदरगाहों से हाथ धो चुके ज़ेलेंस्की अब अपने अहम औद्योगिक इलाकों से भी हाथ धो बैठेंगे। यानी आर्थिक रूप से यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा और कमजोर ज़ेलेंस्की को झुकाना पुतिन के लिए मुश्किल नहीं होगा। पुतिन ने यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काट दिया है। ओडेसा के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ फिर से लड़ाई छिड़ी, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब यूक्रेन एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन को मदद मिलने की बस एक राह पोलैंड बच गई है, जो यूक्रेन के उत्तर की सीमा से लगा हुआ है। और डॉनबास की लड़ाई अंजाम तक पहुंचते पहुंचते पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाए तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। आप समझ गए होंगे डॉनबास की जीत का मतलब क्या है। पुतिन के हाथ अगर डॉनबास आता है तो वो खजाना मिल जाएगा जिसे कोयला कहते हैं।
चीन इसी खजाने को युद्ध के दिनों में अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूस पहले से कोयला संपन्न है और डॉनबास क्षेत्र से मिलने वाला कोयले पर भी आधिपत्य स्थापित हो जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को डॉनबास को अपने अधीन करने में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। भले ही रूस जीत का दावा करे, लेकिन डॉनबास कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। डॉनबास वो क्षेत्र है जिसके लिए ज़ेलेंस्की हर संभव कोशिश करेंगे। ये बात दीगर है कि फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसे देखकर लगता है कि राह मुश्किल है, लेकिन बहुत दिनों तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन के पास डॉनबास को नहीं रख पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, चीन की चालबाजी युद्ध के दिनों में किस सीमा पर पहुंच गई है। चीन की चालाकी देखिए कि युद्ध के ऐन पहले उसने रूस से कोयला और गैस को लेकर नए समझौते पर दस्तखत किए हैं। चीन को इस वक्त जिसका भरपूर फायदा मिल रहा है, इसे आंकड़ों से समझिए। रूस से चीन को कोयले का आयात 4.42 टन तक जा पहुंचा है। इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में चीन को रूस से होने वाले कोयले का आयात डबल हो गया। मार्च में चीन ने रूस से 1.4 मिलियन टन कोयले का आयात किया। अभी रूस अपने कुल कोयला निर्यात का 19% हिस्सा चीन को भेज रहा है, जो कि पिछले साल मार्च में 14% था। मतलब चीन युद्ध के बीच मौके का फायदा उठा रहा है। घरेलू स्तर पर मांग कम होने के बावजूद चीन लगातार रूस से कोयला खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के चलते कई पश्चिमी देशों ने कोयले की खरीद के मामले में रूस के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया है। इस सूरत में रूस को खरीदार चाहिए और चीन को कम कीमत पर यूक्रेन वाला कोयला। आप इसे रूस और चीन के बीच सुविधा वाला समझौता कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक तीसरा देश भी फायदे की स्थिति में है और वो है मंगोलिया। सबसे पहले आप मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति देखिए। ये देश एक तरफ रूस और दूसरी ओर चीन से लगा है। लैंडलॉक देश है, इसलिए समंदर के लिए चीन पर निर्भर है और दूसरी ओर रूस से सीमा लगती है, इसलिए रूस से इनकार के हालात में मुश्किल बढ़ सकती है। मंगोलिया अपने इसी भौगोलिक स्थिति को फायदे में तब्दील कर रहा है अपने रेल नेटवर्क को विस्तार देकर। मंगोलिया इस वक्त 3 रेलवे नेटवर्क पर काम कर रहा है, जिसमें एक इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा और यह रेल नेटवर्क रूस से चीन के लिए कोयला और गैस ले जाएगा। जाहिर है मंगोलिया को इसकी कीमत मिलेगी और रूस की सप्लाई बढ़ेगी, जबकि चीन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। डॉनबास के कब्जे में आने के बाद रूस की सीमा में विस्तार होगा, जैसे क्राइमिया में कब्जे के बाद हुआ। लेकिन इसका फायदा सिर्फ रूस को ही नहीं, चीन को भी होगा। उसे सस्ता कोयला मिलेगा। मंगोलिया को भी होगा, क्योंकि उसे चीन को कोयला पहुंचाने का पैसा मिलेगा और उसकी खुद की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ पुतिन की नजर इधर उधर नहीं, सिर्फ डॉनबास पर टिकी है और आने वाले दिनों में डॉनबास पर हमले और तेज होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखती है। कहते हैं अर्थतंत्र के सामने सारे तंत्र धराशायी हो जाते हैं। चीन, मंगोलिया और रूस सबकी नजर डॉनबास पर है, क्योंकि यहाँ कोयला है और कोयले की जरूरत पूरी दुनिया को है। वो कहते हैं ना, बिना ऊर्जा सब अधूरा। अगर यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर बारूदी धमाकों से गूंज रही है, दहल रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप समझिए। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो अल्टीमेटम जो उन्होंने पश्चिमी देशों को 4 जून को ही दे दिया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका समेत यूक्रेन की मदद करने वाले तमाम देशों को वार्निंग दी थी कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बिल्कुल ना मुहैया करवाए, बिल्कुल ना दे। और अगर उन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया तो ऐसा किया तो रूस उनको टारगेट कर नेस्तनाबूद कर सकता है, जिन पर अभी तक उसने हमला नहीं किया है। यानी राष्ट्रपति पुतिन की हिट लिस्ट अब बिल्कुल तैयार नजर आती है। यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन की हुंकार।
राष्ट्रपति पुतिन का नया अल्टीमेटम। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग। जंग पर पुतिन सीरियस। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए टारगेट चुन लिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद कभी भी रूस की मिसाइलें कहां तबाही मचाएंगी, ये कोई नहीं जानता। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच 100 दिन से जारी जंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा आ गया? आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों पर फिर नाराज हो गए हैं? इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों से नाराजगी की वजह बताएं, उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की वजह बनी है। मैदान जंग में अमेरिकी M224 60 mm मोर्टार से तबाही मचाती यूक्रेन की सेना। स्किफ ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को नष्ट करता वीडियो। दुगना P मिसाइल से रूसी टैंक को तबाह करने का वीडियो। अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी फोर्स को निशाना बनाने का वीडियो। यूक्रेन की सेना का रूसी फौज के एक ट्रक और गोला बारूद के स्टोर को नष्ट करने का वीडियो। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर हमले की तस्वीरें। दरअसल ये वो तमाम तस्वीरें और वीडियो हैं जिसकी वजह से रूस की सेना को यूक्रेन की जंग के दौरान अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब ऐसी तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही हैं। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी तो रूस उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जिन पर उसने अभी तक हमला नहीं किया है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है पश्चिमी देश इस जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि उनके निशाने पर वो कौन से नए टारगेट हैं जिन पर रूस हमला कर सकता है। शनिवार को एक रूसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूक्रेन में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को जायज ठहराया। पुतिन के इस बयान से यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी बंद होने वाला नहीं है। रूस की सरकारी RIA समाचार एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने 4 जून को प्रसारित एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बातें कही। उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, रूस आसानी से इन हथियारों का मुकाबला कर रहा है और पहले ही दर्जनों हथियारों को नष्ट कर चुका है। 4 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों को यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे हथियार न देने की ताकीद करते हैं और 5 जून को रूस एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला शुरू कर देता है। 5 जून की सुबह एक बार फिर रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। एक के बाद एक हुए 4 धमाकों ने राजधानी कीव को थर्रा कर रख दिया। कीव पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट पर है। राजधानी कीव के दार्निस्ता कार रिपेयर प्लांट पर हुए इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर लगता है कि रूस के निशाने पर राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन की सेना यूक्रेन को तबाह करने पर तुली हुई है और वो इस जंग में सैनिकों और आम नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। Not only trying to kill as many people as possible, but also to destroy all the infrastructure required for living, bridges and roads, houses and hospitals, schools and factories, burned out cities. दरअसल रूस को करारा जवाब देने के इरादे से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से M270 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांग रहे हैं।
सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें अपना एडवांस M142 हिमार्स वेपन सिस्टम भी दे। जाहिर सी बात है कि इन नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस की सेना के खिलाफ बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी और इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये हथियार मिलते ही रूस की सेना के लिए ये जंग लड़ना और भी मुश्किल होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक लंबी दूरी तक मार करने वाला ये वेपन सिस्टम देने की हामी नहीं भरी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस जंग का दायरा और भी बढ़ जाए। अमेरिका के रुख को देखकर लगता है कि वो भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग और लंबी चले। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस की शिकस्त देखना चाहता है, लिहाजा वो यूक्रेन को लगातार अपने नए घातक और एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन नई अमेरिकी मिसाइलों के अलावा MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। M270 सिस्टम से दुश्मन पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही जगह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका से नए और घातक हथियार मिलने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी लंबी खिंचने वाली है। अमेरिका और उसके यूरोप के सहयोगी देशों के यूक्रेन को होवित्जर तोपें, ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें और एंटी टैंक जैवलिन मिसाइलें पहले ही दी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $4000 करोड़ की मदद देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, तब तक अमेरिका और नेटो देश उसकी मदद करते रहेंगे। इस सब के बीच दुनिया के कई देशों में ऐसी हलचल हो रही है जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल 5 जून को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया विश्व शांति के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इससे पहले मई 2022 में भी नॉर्थ कोरिया अपनी नई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। そして北朝鮮は今年に入ってから新型の ICBM を含め高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返しています。一連の北朝鮮の行動は地域及び国際社会の平和と安定を脅かすものであり、断じて許すことはできません。今回の弾道ミサイルの発射も国際法違反であり、強く非難をいたします。すでに北朝鮮に対しましては厳重に抗議を行ったところです。 अमेरिका का कहना है कि वो भी नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखे हुए है। दरअसल 3 जून को उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के चलते अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारी एक बैठक भी कर चुके हैं। The U.S. assesses that the DPRK is preparing its Punggye test site for what would be its 7th nuclear test. This assessment is consistent with the DPRK's own recent public statements. We are preparing for all contingencies in close coordination with our Japanese and ROK allies. Furthermore, we are prepared to make both short and longer-term adjustments to our military posture as appropriate in responding to any DPRK provocation, and as necessary to strengthen both defense and deterrence to protect our allies in the region. नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने जापान के ओकिनावा के पास समंदर में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का न्यूक्लियर जंगी जहाज USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल हुआ था। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में अमेरिकी नेवी के क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी युद्धपोत USS एंटाइटैम और USS बेनफोल्ड भी शामिल हुए। 2017 के बाद ये पहला मौका था
जब दोनों देशों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया। अभी जापान और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कम भी नहीं हुआ है कि चीन के सरकारी अखबार ने जापान को धमकी देते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। इस आर्टिकल के मुताबिक चीन ने जापान को धमकी देते हुए लिखा कि जापान के पास जंग लड़ने या एक और जंग झेलने की ताकत नहीं है। ये जापान को गंभीर राय नहीं बल्कि चेतावनी है। दरअसल जापान ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इजुमो को इंडो पैसिफिक सागर में भेजा है। जापान के इस कदम पर चढ़कर चीन ने जापान को धमकी दे डाली। इस क्षेत्र में चीन और ताइवान को लेकर वैसे भी तनातनी का माहौल चल रहा है। चीन कई बार ताइवान पर हमले की धमकी दे चुका है। ऐसे सूरत हाल में चीन ने जापान और ताइवान के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को धमकाया है। चीन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों के जासूसी जहाज ईस्ट और साउथ चाइना सी में भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने चीन पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने के दौरान चीन के फाइटर जेट खतरनाक रूप से उनके टोही विमानों के नजदीक आ गए थे। एशिया में अगर चीन और उत्तर कोरिया परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो यूक्रेन जंग का दायरा बड़ा होने का खतरा भी अभी टला नहीं है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए 14 नेटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो गए हैं। नेटो का युद्धाभ्यास बाल्टोप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्धाभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से ज्यादा सैनिक शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ ऐसे हथियार दिखने वाले हैं जो यूक्रेन के वॉर जोन में कहानी बदल सकते हैं। अगर नेटो देश बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस की नौसेना के 12 युद्धपोत यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। खबर के मुताबिक इन 12 जंगी जहाजों में से 3 रूसी नॉर्थ फ्लीट से हैं। खबर के मुताबिक इन 12 जंगी जहाजों में से 3 रूस की नॉर्थ फ्लीट से हैं, 3 बाल्टिक फ्लीट और 6 ब्लैक सी फ्लीट से हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस अपने इन जंगी जहाजों की मदद से ओदेसा पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुए 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। बावजूद इसके ना तो रूस जंग रोकने को तैयार है और न यूक्रेन घुटने टेकने को राजी है। देखिए, रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूक्रेन को दरअसल डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद काला सागर में बहुत कुछ बड़ा होने की खबर सामने आई है। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का व्लादिमीर पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन को लगातार मिल रहे हथियारों से गुस्से में पुतिन। मदद में मिले हथियारों से यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि इस कदम से हालात और खराब हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस खतरे से आगाह भी किया। अमेरिका को वो बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की जो मदद दी जा रही है वो युद्ध को और भड़काने वाला है। हाल ही में पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियार देना बंद नहीं किया तो यूरोप में मौजूद उनके मिलिट्री बेस को मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा।
रूस लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बात से चिढ़कर रूसी सांसद फ्रांस क्लिंटचेविच ने रूस में एक टीवी शो के दौरान अमेरिका को हमले की धमकी दे दी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर उसने यूक्रेन को HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। Пора рушить американские базы пока на территории Европы. कुछ रोज पहले ही पुतिन के एक समर्थक ने नेटो देश ब्रिटेन को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी और ये भी चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उससे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Но я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद से तिलमिलाए पुतिन अब एक नए गेम प्लान के साथ आए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसके लिए रूस की नौसेना पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। पहले से काला सागर में रूस के फौज की तैनाती बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार रूस की फौज के 12 बड़े जहाजों को यूक्रेन की सीमा के पास भेजने का दावा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इतनी बड़ी तैनाती के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। यूक्रेन के तकरीबन सभी बंदरगाहों पर रूस पहले से ही पूरी तरह कब्जा जमा चुका है। जहां रूस का कब्जा नहीं है, वहां से भी कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि समुद्र के रास्ते पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। इसीलिए यूक्रेन को डर सता रहा है कि इतनी बड़ी ताकत लाकर पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि अब रूस के टारगेट पर ओडेसा है, जिस पर वो पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है। क्योंकि काला सागर और अजोव सागर से लगने वाले यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन ओडेसा अकेला है जहां अब तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है। ओडेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन के लगभग सारे समुद्री तट पूरी तरह रूस की मुट्ठी में हो जाएंगे। वहीं ओडेसा में रूसी भाषा बोलने वालों की बड़ी आबादी भी बताई जाती है, इसीलिए रूस की नजर भी इस शहर पर पहले से है। ऊपर से अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का ऐलान भी कर पाएगा। इसीलिए काला सागर में इस बार पुतिन की तैयारी पर अटकलों का बाजार गर्म है। यूक्रेन को इसीलिए डर सता रहा है क्योंकि 12 बड़े जंगी जहाजों के जरिए रूस की नौसेना बहुत कुछ कर सकती है। 12 जहाजों के जरिए पुतिन हजारों सैनिकों को यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पहुंचाया जा सकता है जितना अब तक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल न हुआ हो। अटकलें तो ये भी है कि पुतिन का प्लान तो कीव पर कब्जे का ही है, लेकिन इस बार रणनीति अलग होगी। मतलब ये कि पिछली बार की तरह रूस की फौज बेलारूस के रास्ते कीव पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि बेहिसाब हथियारों के साथ पुतिन दक्षिणी यूक्रेन के रास्ते कीव पर चढ़ाई का प्लान बना रहे हैं। और इस बीच एक और पहलू को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से अनाज संकट का खतरा झेल रही दुनिया के लिए यह खबर सुकून देने वाली हो सकती है। पुतिन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को दुनिया को अनाज भेजने से नहीं रोकेगा और यूक्रेन के अनाज से लदे जहाजों को सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा ताकि पूरी दुनिया को गेहूं समेत दूसरे अनाज पहुंच पाए। अब ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दरियादिली है या फिर कोई नया प्लान इसमें मौजूद है, जल्द ही ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। खाद्य संकट से टेंशन में दुनिया, गेहूं की कमी से यूरोप परेशान यूरोप को पुतिन ने दिया समाधान। जहाजों से अनाज भेज सकता है यूक्रेन।